Hello and welcome to WeLearn Virtual Learning Network। आज के इस सेशन में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड देयर concepts। So in today's session we will discuss about the concept microeconomics and their basic terminologies। So first of all, in today's session we will discuss about the meaning of microeconomics, their rationality, assumptions and the incentive principle, optimal class size, the cost benefit principle and the rules for allocating resources. So there are some various topics which we will go through, which we will discuss in this session. So first of all, there is a need to understand the concept of economics. Basically, अर्थशास्त्र क्या है? Economics is the study of science to manage the scarce resources. Economics वो विज्ञान है जिसमें आप scarce resources को मैनेज करते हैं। जितनी भी आपकी शॉर्टेज होती है, रिसोर्सेज की अबंडेंस होती है, उनको मैनेज करने के लिए आपने इकोनॉमिक्स की स्टडी करी। इसके थ्रू आप ये डिसाइड करते हैं कि हमारी इकोनॉमी में, हमारे देश की अर्थव्यवस्था में क्या ऐसी कमियां हैं जिसको हमें पूरा करना है। मीन्स जो भी हमारे पास प्रोडक्शन के फैक्टर्स हैं उनका हमें राइट डायरेक्शन में यूज करना है, जिससे कि जो हमारी पीपीसी है, दैट इज नोन एज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, या आप इसको उत्पादन संभावना वक्र के भी नाम से जानते हैं, उसके थ्रू आप अपनी कस्टमर की जो डिमांड है, जो हमारी मार्केट का सिनेरियो है, इकोनॉमी की एनालिसिस है, उस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू आप उसको समझ सकते हैं। मीन्स हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है उसकी जो समस्याएं हैं, उसमें सबसे पहली समस्या है व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या उत्पादन करना है, होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए करना है, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे करेंगे। ये जो व्हाट टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर व्हाट टू प्रोड्यूस, इट मीन्स कि जिस तरीके से जो इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स हैं इनको रिकूप करने के लिए थ्रू पीपीसी आप स्ट्रेटजी के थ्रू स्केर्स रिसोर्सेस को मैनेज कर सकते हैं। तो जितने भी हमारे सीमित संसाधन हैं उनका सीमित उपयोग करके आप अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। It's all about the economics. Economics manages all the wealth with proper allocation of resources. So in our country, basically in India, we live in developing part. हम आज के इस युग में डेवलपिंग कंट्री की तरह है। जो हमारी कैपिटलिस्टिक अप्रोचेज हैं, जो हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी की अप्रोचेज हैं, जो हमारी सोशलिस्टिक अप्रोचेज हैं, उनको मिक्स करके हमने अपने देश की अर्थव्यवस्था में मिक्स्ड इकोनॉमी को यूज किया। मिक्स्ड इकोनॉमी जिसमें आपकी कैपिटलिस्टिक अप्रोच भी है और आपकी सोशलिस्टिक अप्रोच भी है। कैपिटलिस्टिक अप्रोच जिसको कि आप पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बोलते हैं, समाजवादी जिसके थ्रू आप सोसाइटी के लिए, जनरल मासेस के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं और जिससे उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो रेज होता है। कैपिटलिस्टिक अप्रोच का मेन मोटिव होता है कि वो अपने प्रॉफिट को कैसे मैक्सिमम करे। सो इस तरीके से आप अपनी इकोनॉमी को मैनेज करते हैं विद द हेल्प ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। We can easily go and trade from one country to another country. Again, this is the basic features of economy. Because economy जो है वो aggregate को concern करती है और उसके लिए आपने जितनी भी आपकी income है, जितनी भी आपकी saving patterns है, वो इसको सपोर्ट करते हैं। जितने भी आपकी ट्रेड्स हैं, ट्रेड है मीन्स कि आप बिजनेस को बाय एंड सेल कर सकते हैं, उसके जो फीचर्स हैं वो इसमें कंसर्न होते हैं। सो अगेन हमारा जो आज का सेशन है उसमें हम सबसे पहले इकोनॉमी के जो क्लासिफिकेशंस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सो इकोनॉमी इंडिकेट्स ऑल एग्रीगेट ऑफ रिसोर्सेस, whether it is developing, whether it is underdeveloped, whether it is developed, इन सब की एनालिसिस आप एक इकोनॉमी में करते हैं, जो कि एक ब्रॉडर कंसेप्ट है और एक एग्रीगेट इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को वो इम्प्लीमेंट करता है। तो इस तरीके से आप इकोनॉमी को 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। लाइक इकोनॉमी के क्लासिफिकेशन में इकोनॉमिक्स को आप 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, मैक्रो एंड माइक्रो। मैक्रो एग्रीगेट को देता है,
लाइक आपको पूरे देश की अर्थव्यवस्था की एनालिसिस करनी है, आप जीडीपी से कंसर्न है, आप नेशनल इनकम से कंसर्न है, ये आपका मैक्रो बताता है। बट व्हाट अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स? माइक्रो इकोनॉमिक्स टेल्स इट कंसिस्ट अ स्मॉलर कंसेप्ट। ये इसका जो स्कोप है वो नैरोअर है, और इसमें आप जितनी भी आपकी फर्म है, जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, वो सारे आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। माइक्रो इंडिकेट्स एंड इंडिविजुअल एनालिसिस। जितनी भी आपकी इंडिविजुअल की फर्म की बिहेवियर्स होते हैं वो सारे आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स में कंसिडर किए जाते हैं। बेसिकली एज यू कैन सी इन दिस स्लाइड दैट इंडिकेट्स इट टेल्स द स्टडी, ये वो स्टडी बताती है कि हाउ पीपल मेक चॉइसेस। जो हमारे उपभोक्ता हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, वो कैसे चॉइसेस को प्रेफरेंस करते हैं, सिलेक्शन कैसे करते हैं अंडर कंडीशन ऑफ स्कैर्सिटी, बिकॉज नीड्स आर अनलिमिटेड, डिजायर आर अनलिमिटेड। उनको संसाधनों को, आवश्यकताओं को सीमित रखते हुए, आवश्यकताओं को पूरा रखते हुए, संसाधनों को सीमित रखते हुए कैसे आप सोसाइटी के लिए सिलेक्ट करते हैं चॉइसेस, वो आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। जितना भी आपका मार्केट सिस्टम है, जो भी आपकी अर्थव्यवस्था है, उसमें आप रिसोर्सेज को कैसे इंडिकेट करते हैं, क्या आपका प्राइस स्ट्रक्चर है, कैसे आप आय की प्रेफरेंसेस देते हैं, कैसे कस्टमर के टेस्टर्स को प्रेफरेंस देते हैं, वो सारा आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स में पार्ट होता है। तो इस तरीके से मार्केट सिस्टम में जितने भी रिसोर्सेज का एलोकेशन है, प्राइस सिस्टम है, कीमतों का लेवल है, इनकम है, आय की प्रेफरेंसेस है, वो सारी आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, जिसमें आप एक इंडिविजुअल, एक फर्म कैसे डिसीजन मेकर होती है, प्राइस कैसे सेटअप करती है, वो सारी आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी में शो किया जाता है। लेट्स मूव ऑन इन माय नेक्स्ट स्लाइड। It indicates the rationality assumption and the incentive principle. जो ये रैशनल चीजें हैं, जो मतलब इनकी जो मान्यता है वो ये रैशनैलिटी पे बेस्ड है, और इंसेंटिव प्रिंसिपल्स क्या है? People have goals and try to fulfill them as best as they can. जो ह्यूमन बीइंग है, जो कंज्यूमर है, जो उपभोक्ता है, उनके पास गोल्स हैं और वो उसको अपने बेस्ट लेवल पे, लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपना बेस्ट ट्राई करते हैं, जितना कि वो कर सकते हैं। इंसेंटिव प्रिंसिपल्स, कोई भी एजेंट, पर्सन, फर्म, ये हमेशा उस तरीके से काम करना चाहती है जिससे कि उसको बेनिफिट मिले। उसका जो उसकी आय है, जो उसका प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल बताता है कि आप अपने बेनिफिट्स को राइज करने के लिए कैसे वर्क करते हैं, अपने बेस्ट एफर्ट्स करते हैं। एंड आपकी जो कॉस्ट है, अगर कॉस्ट आपकी राइज होती है तो इट मीन्स कि वहां पे कुछ लूप होल्स है। इंसेंटिव मैटर्स में हमेशा एनालिसिस की जाती है बिहेवियर की और उसके थ्रू इकोनॉमिक पॉलिसीज की डिजाइन की। ये आपका इंसेंटिव प्रिंसिपल का पार्ट है। कॉस्ट बेनिफिट प्रिंसिपल, कॉस्ट बेनिफिट प्रिंसिपल प्रॉफिटेबिलिटी एस्पेक्ट्स का पार्ट है, जिसमें कोई भी उपभोक्ता, कोई भी व्यक्ति, चाहे वो फर्म हो या सोसाइटी, कभी एक्शन लेगी जब उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलेंगे उस एक्शन को लेने में। फॉर सपोज उसने किसी प्रोडक्ट में सिलेक्शन करना है, कोई डिसीजन लेना है, तो वो उस प्रोडक्ट में पैसा तभी लगाएगी, उस प्रोजेक्ट में पैसा तभी लगाएगी जब उसको बेटर बेनिफिट मिलेगा, बेटर रिजल्ट मिलेंगे और उसको दूसरे प्रोजेक्ट से ज्यादा रिजल्ट मिल रहे हैं। तो इस तरीके से जो भी उसके एक्स्ट्रा बेनिफिट्स है उस एक्शन को करने में, वो कम है या ज्यादा है, जैसे कि उसकी एक्स्ट्रा कॉस्ट इंक्रीज हो रही है। तो इस तरीके से ये एग्जांपल हो गया, अगर आप किसी एक प्रोडक्ट को सेलेक्ट करते हैं तो उसकी जो कॉस्ट है वो एक्स की कॉस्ट हो जाएगी। फॉर सपोज अगर आप बी को सेलेक्ट करते हैं तो उसके बेनिफिट्स क्या है, और जो बी की कॉस्ट है आपकी, उसको बेनिफिट्स है वो ग्रेटर देन है आपकी कॉस्ट के, सी एक्स के कॉस्ट के। तो इस तरीके से आप एक्स को करिए, अदरवाइज आप मत सेलेक्ट करिए। तो ये जो कॉस्ट बेनिफिट प्रिंसिपल है, इट इज टोटली बेस्ड ऑन द सिलेक्शन ऑफ बेस्ट ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट एक्स एंड प्रोडक्ट बी। वी कैन इजीली कंपेयर द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बोथ द प्रोजेक्ट्स। सो एक्स्ट्रा बेनिफिट जब आपको मिल रहे हैं, इट मीन्स कि आपने जो दूसरा प्रोजेक्ट रिजेक्ट किया है उसकी कॉस्ट आपको ज्यादा पे करनी पड़ रही है। सो ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट एनालिसिस we can easily avail the best profit.
Should we make the econ class larger? On the basis of these above examples, we can easily compare the class size. For example, अगर आपने डिडक्शन किया कॉस्ट पर स्टूडेंट की, तो सपोज आप करिए b है और x है, b इज द फंक्शन ऑफ x. कॉस्ट ऑफ मेकिंग द क्लास साइज बिगर, तो इसका मतलब है कि जो पर्सन अवॉइड कर रहे हैं, क्वालिटी इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो सी को इंडिकेट किया. जो वेरिएबल है वो आपका x है, जो कि स्टूडेंट्स का पार्ट है. इसके थ्रू आप एनालिसिस कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं और ऑप्टिमल साइज को डिजाइन कर सकते हैं. जो भी आपका बेस्ट क्लास है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू का, उसके थ्रू आप एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट को जो भी आपके वैल्यूज को डिफर करते हैं, उनके थ्रू आप उसकी ऑप्टिमल ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, बेस्ट फीजिबल सोल्यूशन को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं. सो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के थ्रू आपने ऑब्जर्वेशन करके अपनी बेस्ट प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज किया. नाउ हु विल ऑप्ट फॉर स्मॉलर क्लासेस? स्मॉलर क्लासेस के लिए कौन कंसर्न होगा? वो जिनकी वैल्यू स्मॉलर क्लासेस से ज्यादा होंगी, या वो जिनको लेस फाइनेंशियली कंस्ट्रेंट होगा. आपने इसके बिहाफ पे जो ऑब्जर्वेशन निकाले उसमें है कि वी हैव डिफरेंट कॉलेजेस ऑन डिफरेंट क्लास साइज. हमारे पास वेरियस नंबर्स ऑफ क्लासेस हैं, वेरियस नंबर्स ऑफ हायर ट्यूशन फीस हैं, बेस्ट कॉलेजेस हैं जिनको हम छूट देते हैं, ग्रांट देते हैं. तो दीज आर द सम ऑब्जर्वेशन, और जो इसके बिहाफ पे आप सोसाइटी के लिए, एक इंडिविजुअल के लिए जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स लेकर के एक्शन करते हैं, जो भी उससे कम बेनिफिट होता है और आपकी एक्स्ट्रा कॉस्ट जनरेट होती है, वो आपका कॉस्ट बेनिफिट प्रिंसिपल के नाम से, अप्रोच के नाम से जाना जाता है. बेसिकली पीपल इसमें कॉस्ट को कैलकुलेट नहीं करते, बट ये देखते हैं कि उनको कहां से बेनिफिट मिल रहा है, उन्हें कैसे करना है. तो योर ऑब्जेक्ट शुड बी क्लियर. फर्स्टली यू हैव टू रिड्यूस द कॉस्ट, देन ट्राई टू अवेल द मैक्सिमम प्रॉफिट. Can cost benefit analysis help you make better decision? Yes, this is a decision making approach. Choosing of a public health program. For example, you have to select a public health program for general masses in the help of assistance. कोई एक रेयर डिजीज है जिसकी 600 लाइव्स को लोगों ने क्लेम किया कि कुछ नहीं कर सके. We must choose between the following two programs. प्रोग्राम A है जो कि 200 लोगों की जीवन को सेव करता है सर्टेनिटी के साथ, एंड प्रोग्राम B है. There are basically two options: save 600 lives with probability 1/3 and save 0 lives with probability 2/3. प्रोग्राम B में ये कंडीशन है कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी टेक्निक्स 600 लोगों में 1/3 को ही वो सेव कर सकते हैं, या किसी भी लाइफ को भी वो सेव नहीं कर सकते. उसकी प्रोबेबिलिटी, जो पॉसिबिलिटी ऑफ ऑकरेंसेस है, उसकी जो चांसेस है वो 2/3 है. सो कंडीशन है विच प्रोग्राम विल यू चूज, A or B. अगेन दिस इज द पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग टेक्निक. मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंपैरिजन वी हैव टू सेलेक्ट द बेस्ट ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन. सो एक एडिशनल मेगाबाइट लेनी है जिससे कि आपको मार्जिनल बेनिफिट मिल सके. मार्जिनल इंडिकेट्स एडिशनल मिल सके, इसके थ्रू आपको एक यूनिट ज्यादा मिल सके. जो भी एडेड कॉस्ट है आपकी वो ₹1 से ज्यादा हो, 1 यूनिट ज्यादा हो. डॉलर पर मेगाबाइट है आपके, मेगाबाइट्स मेमोरीज है, MB है, मेगाबाइट मेमोरीज है. कॉस्ट ऑफ एडिशनल मेगाबाइट है, MG को इंडिकेट करता है. वैल्यू ऑफ एडिशनल मेगाबाइट है, MB को इंडिकेट कर रही है. दीज आर मेगाबाइट्स मेमोरीज, दीज आर द डॉलर्स प्राइसेस, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट एडिशनल मेगाबाइट आपकी MC को शो कर रही है. कुछ कॉमन पिटफॉल्स हैं डिसीजन मेकिंग में. जब हम डिसीजन मेकिंग या बेस्ट ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन की बात करते हैं, फॉर सपोज आपने 2 एग्जाम्पल प्रोजेक्ट्स के देखे, तो सबसे पहले आपको देखना है जो पिटफॉल है हमारा, कि आपको कॉस्ट और उसके बेनिफिट्स को देखना है रादर देन एब्सोल्यूट डॉलर अमाउंट्स. सबसे पहले आपके अपने खर्चे और आपको उस प्रोपोर्शन में कितना प्रॉफिट, कितना बेनिफिट हो रहा है. नेक्स्ट पॉइंट इज इग्नोरिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. जो अवसर लागत होती है उसको इग्नोर करके, मीन्स अगेन बेस्ट ऑल्टरनेटिव आपने सेलेक्ट करना है, और जो कॉस्ट आपकी फॉरगॉन हो गई है वो उसका अपॉर्चुनिटी है. मीन्स इफ डूइंग एक्टिविटी X, अगर आप कोई X एक्टिविटी कर रहे हो, इसका ये मतलब नहीं कि आप एक्टिविटी Y नहीं कर सकते. देन द वैल्यू टू यू ऑफ डूइंग Y इज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ डूइंग X. अगर आपको उस Y को करने से जो वैल्यू मिलेगी वो X की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है.
So many people make bad decisions because they tend to ignore value of such foregone opportunities. कभी कभी हम उन चीजों से राइट डिसीजन नहीं ले पाते, जिससे क्योंकि जो हमारी फ्यूचर में आने वाली अपॉर्चुनिटीज है वो हमसे चली जाती हैं, हम उनको इग्नोर कर देते हैं. सो इकोनॉमिक्स जो कि हमारे स्केर्स रिसोर्सेज पर बेस्ड है, इसमें हमको बेस्ट ऑल्टरनेटिव सिलेक्शन लेना होगा, जिससे हम अपनी प्रॉफिटेबिलिटी जो भी हमारी रेपो है, जो इमेज है, उसको आप मेंटेन कर सको. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. कई बार ऐसा होता है कि आप क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हैं, लाइक should I select X, should I select Y, should I select both. तो इस तरीके के क्वेश्चन में Y को हाईली वैल्यू दी जाएगी ऑल्टरनेटिव टू डूइंग X. अभी आपने देखा था 2 प्रोजेक्ट्स थे आपके पास, जब आपको X कंसिडर करना है तो should I do X into one's like, should I do X or Y. इस क्वेश्चन में Y को हाईली वैल्यूएशन दी गई है alternatively to doing X. So again this is ignoring opportunity cost. हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को इग्नोर कर रहे हैं. इस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? एक तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट है माइक्रो में. जो भी आर्ट है आपकी, कंसेप्ट को तभी आप अप्लाई कर सकते हो जब आप उसके वैल्यूएबल ऑल्टरनेटिव्स को आइडेंटिफाई कर पाओ और इसको सैक्रिफाइस कर सको एक गिवन एक्टिविटी के साथ. वो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का पार्ट है. मार्जिनल कॉस्ट वर्सेस संक कॉस्ट. मार्जिनल कॉस्ट सीमांत लागत, संक कॉस्ट डूबी हुई लागत. बेसिकली अर्थशास्त्र में जो भी आपकी मार्जिनल है, एक प्रोडक्ट को बनाने में अगर आप फॉर सपोज 100 रुपीज इनकर्ट करते हैं, बट अगर आपने प्रोडक्ट की क्वांटिटी को 100 से 102 कर दिया, तो आपकी प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है पर यूनिट या तो वो इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी. वो डिग्री, वो प्रोपोर्शन आपका मार्जिनल कॉस्ट का एग्जाम्पल है. लाइक एडिशनल कॉस्ट है जो कि एक सक्सेसफुली जो प्रोजेक्ट रन कर रहा है उसको पूरा करने के लिए रिक्वायर्ड होती है. संक कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो ऑलरेडी इनकर्ड हो चुकी है और उसको फ्यूचर में आप रिकूप नहीं कर सकते. मींस वो आपके लिए एक लॉस की तरह है, डूबी हुई लागत. तो इस तरीके से मार्जिनल और संक कॉस्ट को आप यूज कर सकते हो. संक कॉस्ट को, जो डूबी हुई लागत है, वो आपके लिए लॉस है, उसको इग्नोर करने का एक सजेशन है. फॉर सपोज एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, वो आपने उसको रेलेवेंट कॉस्ट पे कंसीडर नहीं किया तो वो आपकी रियलिटी से कंसीडर नहीं होगी. जितने भी आपके डिसीजन मेकिंग के पिटफॉल होंगे वो एक्सपेंडिचर की तरह कंसीडर किए जाएंगे और जो रेलेवेंट कॉस्ट होगी वो रियलिटी पे बेस्ड नहीं होगी. जितनी भी कॉस्ट है आपकी वो डिसीजन में इन्फ्लुएंस करेगी और जितने भी आपको एक्शन लेने हैं उससे आप दूसरे एक्शन को कंसीडर नहीं कर पाएंगे. संक कॉस्ट वो कॉस्ट होती है दैट इज बियॉन्ड रिकवरी. यू कांट डू द रिकवरी ऑफ दैट अमाउंट. सो ये आपकी संक कॉस्ट कहलाती है. कुछ एवरेज मार्जिनल डिस्टिंक्शंस है, लाइक मार्जिनल बेनिफिट्स है जो भी आपको सीमांत लाभ होते हैं. फॉर सपोज जो इंक्रीज होता है टोटल बेनिफिट का या जो भी रिजल्ट आपको मिला है एक एडिशनल यूनिट का एक एडिशनल एक्टिविटी के साथ, वो आपका मार्जिनल बेनिफिट का पार्ट है. एवरेज है, जितना भी टोटल बेनिफिट मिला उस करने से उसको नंबर ऑफ यूनिट्स आपने डिवाइड कर दिया, दैट इज योर एवरेज. मार्जिनल कॉस्ट जो इंक्रीज है टोटल कॉस्ट का उसको कैरी करने में और जितनी भी एडिशनल यूनिट है एक एक्टिविटी की वो आपकी मार्जिनल कॉस्ट का एग्जांपल है. एवरेज कॉस्ट द टोटल कॉस्ट ऑफ अंडरटेकिंग एन यूनिट्स ऑफ एन एक्टिविटी डिवाइडेड बाय एन. जितनी भी टोटल कॉस्ट है अंडरटेकिंग की उनको करने में आपने जिस एक्टिविटी से डिवाइड किया है नंबर ऑफ एन से, दैट इज योर एवरेज कॉस्ट. इसको आप एसी के नाम से जानते हैं. Rules for allocating resources. There are some rules. Allocate each unit of resources to the production activity where it is marginal benefit. जहाँ पे आप उन तरीके से resources को अवेलेबल करिए, allocate करिए जहाँ पे आपको marginal benefit ज्यादा हो. किसी भी रिसोर्स को परफेक्टली डिविजिबल किया जा सकता है, उसकी एक्टिविटीज को मार्जिनल प्रोडक्ट के साथ हायर कंसीडर किया जाता है जब उसकी मार्जिनल प्रोपेंसिटी या मार्जिनल बेनिफिट सेम रहेंगे और जो भी रिसोर्सेज हैं उससे उसको ज्यादा बेनिफिट मिलेंगे. नॉर्मेटिव, इसमें पीपल ये बताते हैं कि कैसे बिहेव करना है, लाइक कॉस्ट बेनिफिट प्रिंसिपल. पॉजिटिव इकोनॉमिक्स अप्रोच, इसमें प्रिडिक्ट किया जाता है, बेसिकली फ्यूचर ओरिएंटेड होती है, हाउ पीपल बिहेव. The incentives matter principles. A person is more likely to take an action if its benefit rises and less likely if its cost rises.
पर्सन तभी अच्छे से बिहेव करेगा जब उसको प्रॉफिट ज्यादा होगा, और कम अच्छे से करेगा जब उसकी कॉस्ट बढ़ेगी। मैक्रो है, इंडिविजुअल चॉइस के ऊपर बेस्ड करता है। जो मैक्रो है आपकी, वो ओवरऑल एग्रीगेट को कंसर्न करती है, नेशनल इकोनॉमी को कंसर्न करती है, पॉलिसीज को कंसीडर करती है, जिससे आप परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सके। इकोनॉमी का नेचुरलिज्म है, एप्लीकेशंस है। आप फर्स्टली कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को एक्सप्लेन करें, उसके पैटर्न्स को, उसकी बिहेवियर को एनालिसिस करें, सिंपली वे में स्टार्ट करें, रेपिटेशन करें, एक्टिव लर्निंग को कंसिडर करें, रियल लाइफ फिनोमेना पे बेस्ड हो। ऑब्जर्व थिंग्स प्रॉपरली, इट इज बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन। जो भी आपकी चीजें उसको सबसे पहले ऑब्जर्व करो। आस्क इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस एंड प्रोवाइड प्लॉजिबल आंसर्स। ऐसे आंसर्स बताइए जिसपे आपकी अप्रेजल हो, आपको प्रेज मिले, रिकॉग्निशन मिले। तो इस तरीके से आज के सेशन में आपने मैक्रो एंड माइक्रो, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, इंसेंटिव बेनिफिट्स, इस तरीके के सेशन अटेंड करें। जो भी आपके फर्दर एक्सरसाइज के लिए जो क्वेश्चंस हैं, दैट इज concept of micro, rationality assumption, optimal class size, and define the cost benefits principles. Thank you.